जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ हसान अयूब और आज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे। मतलब इसका ये है कि सी लैंग्वेज का जो एक प्रोग्राम होता है सबसे सिंपल, उसको लिखने का तरीका क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से हैं। ये पूरा टॉपिक क्लास 10 के अंदर भी एक्सप्लेन्ड है और क्लास 12 के अंदर भी एक्सप्लेन्ड है। जी, 3 सेक्शंस पढ़ेंगे सी लैंग्वेज प्रोग्राम के: हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन और द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। सबसे पहले तुम बात कर लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आइदर वी टॉक अबाउट क्लास 10 और क्लास 12, दोनों के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले सी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स द सेक्शंस। हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहले सेक्शन को हम लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिंक सेक्शन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, हेडर क्यों कहते हैं। ठीक, मेन फंक्शन बताएंगे, फिर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन आखिर पे डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज द हेडर ऑफ द लिंक सेक्शन। ओके, सॉरी, ये लाइन गलती से ड्रॉ हो गई है इधर। While writing programs in C, we make extensive use of functions that are already defined in C language. Extensive का मतलब कि huge, मतलब extensive काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ होती है ना उससे हम extensive कह देते हैं। ठीक है, कहता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जब भी प्रोग्राम बनाते हैं ना तो हम ऐसे फंक्शंस का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन किए हुए हैं, पहले से बयान किए हुए हैं कि ये फंक्शन है, इसका ये काम है, ये फंक्शन है, इसका ये काम है। ठीक है, हर एक फंक्शन का एक काम, एक वर्किंग मुख्तस की हुई है, वो उससे हट के काम नहीं करेगा। बट बिफोर यूजिंग दीज एग्जिस्टिंग फंक्शंस, जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन एक इस्तेमाल किया जाता है जो कि अभी आपको बताया जाएगा आने वाले स्लाइड्स में कि प्रिंट एफ फंक्शन का असल काम क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये प्रिंट एफ बिल्ट इन है, पहले से डिफाइंड है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शंस वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड। अब प्रिंट एफ हम कह रहे हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइंड है। अगला सवाल ये आता है कि ये कहाँ पे डिफाइंड है। वो ख़ास फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स के अंदर इस प्रिंट एफ का सारा काम, इसकी फंक्शनैलिटी बताई जाएगी कि प्रिंट एफ ने कैसे काम करना है और कहाँ काम पे काम कर सकता है। ठीक है, तो उन फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना लाजमी होता है। दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स, इन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स भी कह देते हैं। We include these header files in our program by writing the include statement. Include statement सबसे पहले, अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा इंक्लूड स्टेटमेंट और उसके बाद फाइल का नाम कैसे लिखा जाता है। ये सबसे पहले तो हैश का साइन के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस आपने प्रेस करना है 3 का बटन, शिफ्ट प्लस 3, तो ये हैश का साइन वहाँ पे आपका ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। क्या शामिल करने लगे, वो फाइल। ठीक है, प्रिंट एफ जिस फाइल के अंदर होगा उस फाइल का नाम हम लिख देंगे। ठीक है, और ये लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन फिर आपने लगा देना है। ठीक, अच्छा, प्रिंट एफ या स्कैन एफ वगैरह जो हैं वो इनपुट या आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं और स्कैन एफ का आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल के अंदर बता दिया जाएगा। अब प्रिंट एफ और स्कैन एफ की जो सारी इंफॉर्मेशन है ना कि उन्होंने कैसे काम करना है वो इस फाइल के अंदर होती है, stdio.h। फिर जो मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, स्क्वायर रूट निकालना, लॉग की वैल्यू निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना, वो सारी की सारी चीज़ें मैथ डॉट एच के अंदर डिफाइंड होती हैं। अगर मैथमेटिकल फंक्शन मैथ का कोई काम करने लगे तो उसके लिए हमें मैथ डॉट एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब है क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड लेस देन का साइन, इस जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट एच। ठीक, और फिर ये दो फंक्शंस हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, एक गेट सी एच और एक गेट सी एच ई। अगर इन फंक्शंस को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें कोनायो डॉट एच लिखना पड़ता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स जो है ना आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकते हैं। गेट सी एच या गेट सी एच के लिए कौन सी हेडर फाइल है, इनपुट या आउटपुट लेनी है तो उसके लिए, या प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए कौन सी हेडर फाइल होगी। ठीक है,
ले जी, ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है मेन सेक्शन। अब एक चीज़ मैं आपको ज़ुबानी पहले बता दूं कि जस्ट लाइक योर होम, आपके घर के अंदर दाखिल होने के लिए नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन गेट, एक दरवाज़ा होता है जिसके थ्रू आप अपने घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का ना दरवाज़ा और डोर जो है डेट इज़ मेन सेक्शन। कि प्रोग्राम के अंदर आपकी एक लाइन हो या 10 लाइनें हो या 10 लाख लाइनें हो, आउटपुट हमेशा, रिजल्ट हमेशा मेन सेक्शन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन फंक्शन, मेन सेक्शन है तो नाम से है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम के मेन फंक्शन, मेन सेक्शन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। अच्छा, ब्रैकेट्स लगाई हुई है मैंने साथ। फंक्शन का जहाँ भी वर्ड आएगा ना तो इट मीन्स कि वहाँ पे ब्रैकेट्स होनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जहाँ पे किसी वर्ड के साथ ब्रैकेट्स आ गई इसका मतलब है कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। जैसे मेन के साथ ब्रैकेट्स आ गए हैं तो इट मीन्स कि मेन एक फंक्शन का नाम है। हाँ ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि इधर इधर भी तो होनी चाहिए, तो इधर आप लगा सकते हैं क्योंकि इधर भी मेन फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। Every C program must contain a main function and it is the starting point. अभी मैंने ये चीज़ आपको हाईलाइट करके बताई है कि जिस तरह आपके घर के अंदर एंटर होने के लिए ना एक रास्ता होता है, घर के अंदर जाके कोई भी काम करना आपने तो उस दरवाजे से एंटर होंगे, उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इधर वो बात बताई जा रही है कि सी, कोई भी सी प्रोग्राम हो उसके अंदर कम अज़ कम एक मेन फंक्शन होगा और आउटपुट हमेशा उसी मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। Okay, now move to the third part, that is the body of the main function. क्या होती है जो कि मेन के बाद अभी आगे आने वाली स्लाइड्स, थोड़ा सा वेट करें, आगे आने वाली स्लाइड के ऊपर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्ड के अंदर और उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू भी आपको बताऊंगा प्रोग्राम बना के कि कैसे किया जाता है काम। The body of the main is enclosed in the curly braces. ब्रैकेट्स ना कहें, ब्रेसेस है। ये जो कर्ली ब्रेसेस होती है मैथ के अंदर भी आप यूज़ करते होंगे, इसको हम ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है। ओके, ऑल द स्टेटमेंट्स इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स, 10 स्टेटमेंट, 1 लाख स्टेटमेंट्स, जितनी स्टेटमेंट्स आप लिख दें वो स्टेटमेंट्स मेन फंक्शन की बॉडी कहलाएंगी। ठीक। और अगली चीज़, अभी अगली स्लाइड पे आपको प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आपने पेपर के अंदर एग्जाम्स के अंदर आ जाए, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो वहाँ पे आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है। क्या क्या रहा है इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, आगे वाली स्लाइड पे प्रोग्राम अभी आप देखेंगे। प्री डिफाइंड function printf is used to display the statement hello world on the console screen. कंसोल स्क्रीन, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कंसोल स्क्रीन ऐसी स्क्रीन ब्लैक कलर की होती है जहाँ पे रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले होती है। और प्रिंट एफ का ये पर्पस होता है कि उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ लिख देंगे आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाती है। ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज दैट every C statement must end with a statement terminator, सॉरी ये साइन एक्चुअली गलत लग गया ये, और फिर ये जो होता है ना जिसको हम सेमी कॉलन कहते हैं, ये साइन लगाया जाता है जब भी कोई स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट होती है सी लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंपाइलर को पता चले ना कि जो यूज़र कहना चाह रहा था यस डन विद दैट टास्क, वो एक स्टेटमेंट लिख चुका है, कंप्लीट होगी, ताकि अब अगला काम किया जाए। ओके, आज के लेक्चर का जो एक तरह से खुलासा, एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, वो ये स्लाइड है। ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा अपने मोबाइल में, ताकि जब भी रिवीजन करनी हो, जब भी किसी जगह पे कोई भूलें आप, तो आप इससे हेल्प ले लें। ठीक। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम आपने बनाना है ऐसे, जो बॉक्स वाला है, ये हेडर फाइल्स हैं stdio.h .io.h, और इससे पीछे हैश इंक्लूड अभी ऊपर वाली स्लाइड्स में देखा कि जब भी कोई हेडर फाइल आपने, ये कोई फाइल अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करनी है, लिंक करनी है, तो वहाँ पे हमें हैश इंक्लूड लिखना पड़ता है। ये हैश इंक्लूड वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि ये वाला प्रोग्राम चलाने से पहले
ये दो फाइल्स प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दो, ठीक है। ओके। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी डेट इज़ यूज टू ऐड और लिंक फाइल्स। अभी फ़िलहाल हमने इधर दो फाइल्स को लिंक या अटैच किया हुआ है, ठीक है। STDIO की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट से हेडर बनता है। और कुनायो डॉट एच, कुनायो इसको हम कोनियो या कुनायो या कुछ और नहीं कहना आपने, यू हैव टू से दैट कुनायो डॉट एच कह सकते हैं, मगर बड़ा वियर्ड टाइप सा लगता है, ठीक है। कुनायो डॉट एच स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर। उसके बाद इंट मेन लिखा जाता है। इंट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन आपने इस्तेमाल किया या रिटर्न स्टेटमेंट आप इधर इस्तेमाल करें, तो अभी मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको ये चीज़ बड़ी बेहतरीन तरीके से बता दी जाएगी कि इंट क्यों लिखा जाता है, ठीक है। बस आपने याद रखना है कि इंट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन के मेन फंक्शन का अगर रिजल्ट है तो वो इंटीजर टाइप का होगा। ये दो फाइल्स जो हैं stdio एंड kunayo डॉट एच आर द हेडर फाइल्स कंटेनिंग डेफिनेशन ऑफ प्रिंट एफ एंड अगेट सी एच। अभी मैंने इस जगह पे नहीं लिखा, अभी प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि जी गेट सी एच कैसे काम करता है, ठीक है। गेट सी एच इधर मैं लिखूँगा इस पॉइंट पे। और प्रिंट एफ एक बिल्ड इन फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशंस, इसका पर्पस, इसका मकसद stdio.h के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। बॉडी की बात हो रही थी कि अच्छा मेन फंक्शन आ गया स्टार्टिंग पॉइंट के, जितने भी आपके फंक्शन स्टेटमेंट्स हों हमेशा आउटपुट आपकी इसी जगह से स्टार्ट होगी, मेन फंक्शन से। ओके। उसके बाद ये ब्रेसेस आ जाती हैं कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ये बॉडी स्टार्ट और ये क्लोजिंग, ठीक है। ब्रेसेस इंडिकेट द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, कि जो भी इसके अंदर कोड लिखा जाएगा वो मेन फंक्शन की बॉडी कहलाएगी, ठीक। ओके। लास्ट पॉइंट जो मैंने भी आपको वहाँ पे बताया था डेट वाज के स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो उसके आखिर पे क्या होना चाहिए? सेमी कॉलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ताकि कंपाइलर को पता चले कि हेयर वे एंड्स अ सर्टेन स्टेटमेंट। सेमी कॉलन इज यूज टू टर्मिनेट और एंड एनी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, ताकि, और इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, ठीक। ओके। प्रिंट एफ का बता रही है कि वाई प्रिंट एफ इज यूज फॉर। प्रिंट एफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन का दोबारा बता देता हूँ कि कंसोल स्क्रीन ऐसी स्क्रीन होती है जहाँ पे आपके प्रोग्राम की आउटपुट या रिज़ल्ट डिस्प्ले किया जाता है, ठीक। तो प्रिंट एफ कंसोल स्क्रीन पे वैल्यूज़ को, नंबर्स को, आपका नाम डिस्प्ले करने के लिए, या वट एवर यू राइट इन दिस इन्वर्टेड कॉमर्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंसोल स्क्रीन। ओके। प्री डिफाइंड फंक्शन है, अभी मैंने बता दिया था कि इसको stdio के अंदर डिफाइन किया जाता है। आगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज़ होगी ना, उसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर्मेटेड गलती से हो गया, डेट इज़ फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे। आप उर्दू के अंदर इवन जो रोमन इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्सेशन के लिए अपने दोस्तों से व्हाट्सएप वगैरह पे, आप उस तरह बिना उस इंग्लिश के अंदर, रोमन इंग्लिश के अंदर भी आप इधर जो चीज़ लिखेंगे आउटपुट स्क्रीन पे एग्जैक्ट वही रिजल्ट शो होगा, ठीक है। Anything in these inverted commas will be displayed as it is on console screen and known as format strings, और इसको क्या कहा जाता है? format string, ओके। हाँ, लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी जाइएगा ना, अभी मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सारी करके दिखानी है कि कैसे ये हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क इन सी लैंग्वेज, तो वो सारा मैं अभी आपको बताऊंगा। बिफोर डैट, अभी तक के जो सवाल हैं, जो फीडबैक है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सॉरी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों तक भी बता दें ताकि वो भी कुछ फ़ायदा हासिल कर लें। इसको क्लोज करते हैं फ़िलहाल और आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे। ये इस सारे को मैंने रिमूव कर दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है। सी लैंग्वेज का इधर लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। अगर मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा कि मैंने क्या मिस्टेक की है। इसको कॉपी करें
और इंटरफेस पेस्ट हो गया, ठीक। और मैं इधर लिख देता हूँ conoio.h। ओके, अब ये मेन फंक्शन स्टार्ट होने लगा है। ये ऊपर वाला जो है ना, ओके, कमेंट्स भी अभी आपको थोड़ा सा बता दूँ। कमेंट्स जब लिखने हैं, ये देखें, एक लाइन लिखी, कंपाइलर ने अभी प्रिडिक्ट नहीं किया कि ये क्या है। जैसे ही दूसरी लाइन लगाऊंगा तो उसने फ़ौरन से एनालाइज किया कि ओके, दिस आर डबल स्लैशेस और दिस मस्ट बी अ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। तो उसने उसको ब्लू कर दिया। तो इसके आगे जो भी मैं लिखूंगा, तो stdio contains प्रिंट एफ, ठीक है, मतलब प्रिंट एफ की वो डेफिनेशन सारी stdio के अंदर है। और हम्म, अब ये ब्रैकेट्स लगाई, शिफ्ट और एंटर की से थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो वो ब्रैकेट्स का साइन होगा। इधर मैं लिख देता हूँ उर्दू का सेंटेंस। मैंने आपको कहा था ए किधर हो, जस्ट टू मेक यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको समझ आ जाए कि हाउ दिस थिंग्स वर्क। और एक गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच करता कुछ नहीं है अभी, आपको नहीं पता चलेगा कि गेट सी एच क्यों यूज़ हो रहा है, मगर आपको पता चल जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। अच्छा, जहाँ 7 मिटाने लगा था, बट आई थॉट कि आपको ऐसे ही रहने देता हूँ दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आउटपुट में ये चीज़ ऐसे ही शो हो जाएगी। ये देखें, ओके। उधर से क्या करना है, कंट्रोल एस प्रेस करें। ये देखें, वो पूछेगा किस नाम से सेव करना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सी, सॉरी स्नैपचैट हो गया, सी प्रोग्राम, ठीक। ओके, कंपाइल हो रहा है, सेव हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूट करें, कंपाइल एंड रन। एरर ज़ीरो, वार्निंग ज़ीरो, मतलब कोई मिस्टेक नहीं थी, तो इस वजह, अच्छा, रिज़ल्ट आ गया। और ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, इसको हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। ओके, इसको अब रिमूव करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल एस किया, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें, तो अब देखिए इधर से वो ख़त्म हो गया, ठीक। जितनी प्रिंट एफ्स आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अगर तो फॉर इंस्टेंस स्टेटमेंट टर्मिनेटर भूल गया मैं लगाना, तो कंपाइल करें, देखें जी वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉलन बिफोर गेट सी एच, मतलब इससे पहले, गेट सी एच से पहले आना चाहिए, मगर आपने नहीं लगाया, ठीक। इसी तरह गेट सी एच फंक्शन तो मैंने यूज़ किया, या प्रिंट एफ यूज़ किया, मगर उसके ऊपर हेडर फाइल मैं नहीं लिखता, और इसको कंपाइल करूँगा तो कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। वो कह रहा है प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब प्रिंट एफ की मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रिंट एफ ने क्या काम करना है। नॉट डिक्लेयर्ड का मतलब होता है कि प्रिंट एफ को अब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि प्रिंट एफ ने क्या काम कैसे करना है, क्या वैल्यू डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो वापस कंट्रोल वी मैं करूँगा, वो वापस, एक्चुअली उसको मैंने कट किया था कंट्रोल एक्स से, ठीक है। अब वो वापस आ गया है, और दोबारा से इससे एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें रिजल्ट आ गया हमारे पास। जो भी है, वट एवर यू वांट टू राइट इट, मैं बुक के मुताबिक या जो भी आपको करवाया उसके मुताबिक लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। सेव करें और एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन किया, तो हेलो वर्ल्ड लिखा गया। आई होप्स डैट कि आपको काफ़ी हद तक आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। पार्ट्स 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें फर्दर होती हैं, हैश इंक्लूड का क्या काम है, stdio का क्या काम है, मेन और ऑल दीज थिंग्स। ओके, इससे पहले काम करते हैं, लेक्चर वाइंड अप करने से पहले राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन पे जाएं। अब ये वो जगह है जहाँ पे आपका डेफ सी प्लस प्लस इंस्टॉल्ड है, ठीक। मुख्तलिफ फोल्डर्स में आप जाके आप देख सकते हैं कि हेल्प के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका काम सही तरह से नहीं कर रहा, तो आप इधर से आके देख सकते हैं कि हाँ जी क्या मसला है इसका, ठीक। और ये जो लैंग्वेजेस जब इसको सेटअप किया था, तो वो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो जो आप रख सकते हैं वो सारी इस फोल्डर के अंदर है। मिंग, ये मेन फोल्डर है, ठीक है। मिन GW64। हैश इंक्लूड लिखा जाता है, हैश इंक्लूड क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इस फोल्डर का क्या नाम है था, इंक्लूड। इसको ओपन करें, ये हेडर फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। फिर लाइब्रेरी फाइल्स में आए, तो ये देखें काफ़ी सारी लाइब्रेरी फाइल्स इधर आपको मौजूद नज़र आएंगी, ठीक है।
बेतहाशा होती हैं वैसे तो। अभी लेट मी चेक इट। ये देखें मैथ्स की भी, जैसे क्वाड मैथ्स की वो बता रहा है, ठीक है। तो एस टी डी इंटीजर टाइप की, टी जी मैथ्स नाम की, ठीक है। ये एक्चुअली उसके अंदर जो फंक्शंस टाइप या जो हेडर फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर मिल सकती है, ठीक है। तो खाली आपने प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती, आप इधर आके देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी हेडर फाइल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब हमने वहाँ पे तो सिंपली हैश इंक्लूड लिखा, मगर उसकी फाइलें इधर से पिक होके उस प्रोग्राम के साथ लिंक होती हैं, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो फाइल्स हम ऐड करते हैं तो वो लाइब्रेरी फाइल्स आपके कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती हैं, जहाँ पे आपका वो कंपाइलर इंस्टॉल होता है उस फोल्डर के अंदर, ठीक। उम्मीद है कि आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। बाकी अगले इस इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा खुद, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ये चीज़ याद रखें। और दोबारा ये कहूँगा कि अगर सी एस की फील्ड में आना है, आई टी की फील्ड में आना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना है, तो ये कॉन्सेप्ट्स अभी से कॉन्सेप्ट अपने पक्के करें, इन चीज़ों को क्लियर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको मुश्किल ना हो। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।